लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि धूप, अगरबत्ती, ये जो चीज़ें हैं ये भी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इसको बढ़ा सकती हैं। ये बात कितनी सही है? मेरे कई मरीज हैं जो हवन कुंड चलाते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जो हैं, जो उनको अस्थमा है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स भी नहीं बर्दाश्त। तो डॉक्टर साहब मरीज ये सोचता है कि इनहेलर्स दे दिए, अब मैं इसी की डोज बढ़ती जाएगी, इस पर डिपेंडेंट रहूँगा। बिना किसी डायग्नोसिस के इनहेलर वगैरह ना लें। इनहेलर्स ये लास्ट स्टेज नहीं है इलाज का। पहाड़ पे भी कोई रहता है सर, उसको भी अस्थमा हो सकता है? अस्थमा एक रिवर्सिबल एयरवे नैरोइंग है। क्या हैं वो तरीके जो ऐसे सांस के मरीजों को अपनाने चाहिए? कोल्ड, ठंडा या गर्म, दोनों ही ट्रिगर कर सकते हैं। बिना किसी डायग्नोसिस के इनहेलर वगैरह ना लें। अस्थमा के बहुत सारे मरीजों को दुनिया जहान के देसी इलाज बताए जाते हैं। कुछ दवाइयां हैं वो अंधविश्वास के बेसिस पे लेते हैं और इससे नुकसान हो सकता है। जो शॉर्ट टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड से डरे नहीं। फिश ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर है, पर एक्सरसाइज शुड बी एज इम्पोर्टेंट एज ब्रशिंग योर टीथ। अगर आप देश के किसी बड़े शहर में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि सांस लेने के लिए मेहनत करना किसे कहते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग समेत अब रिसर्च ये बता रही हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही नहीं होता और शहरों में भी होता है। उनकी AQI भी ख़राब होती है। लेकिन AQI ख़राब हो या ना हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर मौसम में, हर शहर में सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को कई बार डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें ब्रोंकाइटिस है, सीजनल एलर्जी है या फिर एस्थमा है। पर ऐसे लोग अक्सर अपनी सांस को लेकर परेशान रहते हैं, कभी कभी जीवन भर उससे जूझते रहते हैं, कभी कभी उसे मैनेज करना सीख जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर मुझे सांस नहीं आ रही तो उसकी वजह क्या है और ये क्या बीमारी है, तब जाकर उसके इलाज पर हम पहुंचेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर RK मनी हैं, जो कि क्लिनिकल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं यशोदा हॉस्पिटल में और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, यानी कि वो डॉक्टर जो आपकी सांसों का इलाज लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अभी भी सांस रोक कर जानना चाह रहे होंगे कि कैसे मेरी सांस लेने की जद्दोजहद कम हो जाएगी, वो मेहनत कैसे कम हो जाएगी। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सांस लेने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है? आम बीमारी है ब्रोंकियल एस्मा, एस्मा या दमा लोग कहते हैं। वो काफ़ी प्रेवलेंट है, कम से कम 2% ऑफ पॉपुलेशन और अप टू 8% ऑफ द पॉपुलेशन इन मेनी स्टडीज। 144 करोड़ के 2% बहुत होते हैं। हाँ, बहुत बड़ी आबादी में ये पाया जाता है। और एस्थमा होता क्या है? ये हमारे जो सांस की नलियों में इन्फ्लेमेशन या सूजन या नाजुकता पैदा करना, उसको हम ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं। तो इससे क्या होता है? वीजिंग होती है, जो सींटियों से बजती है सांस में, सींटियों से बजना और टाइटनेस, छाती में टाइट फील करना, सांस चढ़ना और या खांसी आना जो जाता नहीं है। तो इसके ये आम लक्षण या सिम्टम्स होते हैं जी। और ये हर एज ग्रुप में आता है। बच्चों में भी पाया जाता है, युवाओं में पाया जाता है, एल्डरली में लेट ऑनसेट एस्मा भी हो सकता है। और इसकी इंसिडेंस जो है, एस्थमा की जो फ्रीक्वेंसी, ये बढ़ता जा रहा है। एट्रीब्यूटेबल टू पोल्यूशन, ये पोल्यूशन से लिंक्ड है, रिलेटेड है। और हम ज़्यादा देखते हैं जब AQI बढ़ता है, तो जिनको ऑलरेडी एस्थमा है उनमें वो फ्लेयर अप होता है, एक्सरसेबेशन जिसे कहते हैं, या नए नए लोगों को न्यू ऑनसेट एस्थमा होता है। इसका मतलब ये तो तय है कि पोल्यूशन उसका एक ट्रिगर है, लेकिन उसके अलावा भी पहाड़ पे भी कोई रहता है सर, उसको भी अस्थमा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एस्थमा के ट्रिगर, जो कॉमन ट्रिगर्स हैं, वो अंदरूनी एलर्जिक सेंसिटिविटी होता है। जैसे पोलन्स हैं, ग्रास पोलन है, या फूलों से जो आते हैं। और प्रदूषण तो एक हमने बताया ही है। स्मोकिंग, जो हम धूम्रपान करते हैं, उससे ट्रिगर होता है। या कोई कॉमन इन्फेक्शंस जैसे फ्लू हो गया, उससे भी ट्रिगर होता है। या सीजनल चेंज हो गया, या हाउस डस्ट माइट हो गया, जी।
घर के अंदर जो डस्ट होता है। बाहर के डस्ट तो जो स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर जो एटमॉस्फेयर में है उससे एस्मा इम्पैक्ट होता है। पर घरेलू धूल जो होता है उससे भी होता है। और ये पेट्स के जो हेयर है, एनिमल टेंडर, उससे भी कई लोगों को एलर्जी होती है। सो ये है कॉमन ट्रिगर्स, ये है। और अंदर के हाउस स्मोक, जैसे हम कुकिंग यूज़ करते हैं जिससे स्मोक आता है, बायोमास बर्न होता है, उससे जो स्मोक आता है, धुआं निकलता है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एस्मा ट्रिगर है। हाउस होल्ड स्मोक की आपने बात की ही। बहुत सारे लोगों के अपने रिलीजियस बिलीव्स भी हैं, लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि धूप, अगरबत्ती, ये जो चीज़ें हैं ये भी एस्थमा, ब्रोंकाइटिस इसको बढ़ा सकती हैं। ये बात कितनी सही है? बिल्कुल सही है। हवन को कुंड में जो बैठते हैं उनको भी काफ़ी एस्थमा से वो लोग भी पीड़ित होते हैं। मेरे कई मरीज हैं जो हवन कुंड चलाते हैं, जो साधु मुनि जो है, जो वृंदावन में पर्टिकुलरली बहुत हवन कुंड है, वहाँ कॉमन है एस्मा। हवन से जो प्रभावित होता है लंग्स, तो ये जो है ये हमें समझना है कि ये जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं हमारे पूजा के साधन जो हैं वो उनसे भी हो सकता है, जो ससेप्टेबल हो, जो इसके लिए जिनमें वो टेंडेंसी होती है, उनमें ये आ सकता है। ऐसे कौन से लोग होंगे जिनमें बाकी लोगों के मुकाबले एस्थमा या ब्रोंकाइटिस होने का खतरा ज़्यादा होगा? जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, या जिनमें और कोई लंग डिजीज़ रही हो, क्रॉनिक लंग डिजीज़ रही हो, उनमें भी ये ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस हैं, इन ट्रिगर्स जो मैंने मेंशन किया उनसे। जी, तो जिन ट्रिगर्स की आपने बात की, मान लीजिए किसी को सांस लेने में तकलीफ है, उसको अगर किचन के धुएं से, धूप अगरबत्ती से, जानवर नहीं, उनको पेट्स घर में नहीं रखने चाहिए? इनको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स जो हैं, जो इनको एस्थमा है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल्स भी नहीं बर्दाश्त। जैसे कि जैसे इत्र है, परफ्यूम है, या ये जो धूप अगरबत्ती के स्मेल जो है, इनसे भी एग्रीवेट होता है। या किचन स्मेल, जैसे तड़का लगाते वक्त कई लेडीज़ को खांसी आती है, तो ये इशारा है कि वो उससे सेंसिटिव है। क्या होता है, ये सांस की जो नलियों में नाजुकता बढ़ जाता है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं। जब ट्रिगर लगता है तो वो बारीक हो जाते हैं नलियाँ, इसीलिए वीजिंग होती है, इसीलिए ताकत लगती है सांस में, ठीक है ना, क्योंकि तुम यू आर स्क्वीजिंग द एयर थ्रू अ नैरोअर ट्यूब, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए ये होता है, तो नाजुकता बढ़ाता है। क्योंकि वो नाजुक है, इसलिए कोई भी जो स्मेल जो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वो अफेक्ट कर सकता है। जैसे आपने कहा कि सांस की नली जो है वो नैरो हो गई और उसमें जो पॉलन्स हैं वो उसको ट्रिगर भी कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग जिन्हें एस्थमा है या सांस की परेशानी है, उनके फेफड़े भी नेसेसरली कमज़ोर होंगे? इसको कमज़ोर कह के नहीं छोड़ सकते। ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि वहाँ सूजन है, नालियों में सूजन है सांस की, तो वो बारीक हो जाना उसकी टेंडेंसी है, इसलिए सांस मुश्किल से गुजरता है, वो एक बात है। दूसरा, क्योंकि वहाँ क्रॉनिकली सूजन है, वो इन्फेक्शन रिस्क बढ़ता है, ठीक है। वहाँ छोटे छोटे ट्रॉमा या चोट लगते हैं नालियों में, तो ये बढ़ता जाता है ओवर द ईयर्स, स्कार्स, वहाँ के चोट जी, और स्ट्रक्चरल डैमेज जो कहते हैं जी, वहाँ पर जो स्कार्स या चोट लगते हैं जी, उससे कमज़ोर होता है ओवर द ईयर्स, उससे कमज़ोर हो जाता है ओवर द ईयर्स। तो अब सब क्या ये संभव है कि ब्रोंकाइटिस, सीजनल एलर्जी और एस्थमा में फ़र्क किया जा सके कि किसी मरीज़ को क्या है? नहीं, वो ऐसा है, एस्थमा एक कॉमन एंड पॉइंट है। यहाँ ये डिफरेंट डायरेक्शन से वो
एस्मा बनता है, तो एस्मा का डायग्नोसिस हो सकता है। अच्छा। एस्मा का डायग्नोसिस हिस्ट्री से होता है और पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट और एक्सरे होते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट तो हमारे सांस कैसे गुजरता है नालियों में वो दिखाता है। हमें कंप्यूटर पे हुक मारना होता है और हुक की एनालिसिस होती है, और जब नालियाँ बारीक होती हैं तो उसके नंबर आते हैं और वो रिवर्सिबल होता है। एस्मा एक रिवर्सिबल एयरवे नैरोइंग है। अच्छा। एज अपोज टू अदर कंडीशन, रिलेटेड कंडीशन जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज बोलते हैं। तो एस्मा का डायग्नोसिस जो चीज़ें होती हैं, एक तो नालियाँ बारीक होती हैं और उसको ब्रोंकोडायलेटर मतलब नालियों को चौड़ा करने वाली दवाई अगर दिया जाए विद इन अ फ्यू मिनट्स वो रिवर्स होता है। तो डिग्री ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी आपको बताता है ये एस्थमा है, एक थ्रेशोल्ड होता है उसका, ठीक है। सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं एस्थमा के, तो ये लूजली भी नहीं डायग्नोस करना चाहिए। इसका हर कोई खांसी या वीजिंग एस्थमा नहीं होता, उसको पीएफटी से उसका माप होना चाहिए और ये साबित होना चाहिए कि एस्थमा है, तब प्रॉपर डायरेक्शन इलाज का होता है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट श्योर शॉट डायग्नोसिस है कि एस्थमा है या नहीं है, ये डिफरेंशिएशन वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अधिकांश, देयर इज नथिंग 100% इन मेडिसिन, बट मोर देन 90% वो पीएफटी बता देगा आपको एस्थमा है या नहीं है। कई बार जब आप पीएफटी करते हो नॉर्मल लगता है, परंतु हिस्ट्री समेत देखा जाए तो वो अर्ली एस्थमा हो सकता है। हाँ, सो इसीलिए हम सिर्फ सीधे जाके पीएफटी नहीं करा सकते, हमें लंग स्पेशलिस्ट के जरिए वो कराना चाहिए और उसके ओपिनियन बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे कहा कि एस्थमा रिवर्सिबल है, बहुत बड़ी बात है, कैसे हो सकता है? एस्थमा जो ये बारीक होता है नालियाँ, वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। अगर उसके डायग्नोसिस लेट हो या ओवर ईयर्स वहाँ छोटे छोटे चोटें लगते रहें क्योंकि वो सूजन की वजह से, फिर वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल नहीं है। बट अगर अर्ली पकड़ा जाए और उसको स्टैंडर्ड इलाज दिया जाए तो लंग्स इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है ना। यू मे स्टिल हैव एस्थमा अटैक्स बिकॉज एस्थमा अटैक 100% प्रिवेंट करने के तरीका अभी डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है ना, बट यू कैन ट्रीट इफेक्टिवली। ब्रोंकोडायलेटर्स जो आपने कहे वो इनहेलर्स ही हैं? इनहेलर्स ये लास्ट स्टेज नहीं है इलाज का, फर्स्ट स्टेज। अच्छा। यस, इनहेलर्स इसीलिए डेवलप हुए क्योंकि दवाई बहुत ही माइक्रो डोजेस में आप वहाँ पहुँचाते हो जहाँ ज़रूरत है, तो तुम्हें गोलियों के रूप में उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। या इंजेक्शन के रूप में जब बहुत सीरियस हो जाते हैं इंजेक्शन के रूप में देते हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं दवाई। तो ये जो दवाइयाँ जो हैं बहुत माइक्रो डोजेस में कंट्रोल करने का तरीका है इनहेलर। सो उसको आप लास्ट स्टेज ना मानें, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है इनहेलर्स, ठीक है ना जी। इनहेलर्स के जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं और वो क्वांटिटी जो यूज़ करते हैं वो चेंज होता है विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इलनेस, बट द अर्लीस्ट ट्रीटमेंट इज इनहेलर। यानी अगर किसी को एक बार डायग्नोस हो गया कि एस्थमा है, तो उसको इनहेलर्स देना पहली शुरुआत है, पहला कदम है, शुरुआत, वही उचित और स्टैंडर्ड इलाज है। तो डॉक्टर साहब मरीज से सोचता है कि इनहेलर्स दे दिए, अब मैं इसी की डोज बढ़ती जाएगी, इस पर डिपेंडेंट रहूँगा, ये सोच कितनी सही है? ये सोच सही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने एस्थमा अर्ली पकड़ा और उसका मुकम्मल इलाज होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। मुकम्मल इलाज ये होता है, सिर्फ इनहेलर नहीं होता, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना, ट्रिगर्स को प्रिवेंट करना और लाइफस्टाइल को अनुकूल रखना, तो आपको इसकी ज़रूरत कम पड़ती जाएगी। कभी कभार होगा जो इजीली मैनेज हो जाएगा, आपके लाइफ को नहीं कोई बाधा नहीं करेगा। ओलंपिक चैंपियंस रहे हैं जो एस्थमेटिक हैं, ठीक है ना, तो यू कैन परफॉर्म एट द सुपर लेवल, हाँ, इफ इट्स डायग्नोज्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लाइन्स, ठीक है। आपने जैसे कहा कि ट्रिगर्स जो है उनको पहचानो और एपिसोड्स को कम करो,
क्या हैं वो तरीके जो ऐसे सांस के मरीजों को अपनाने चाहिए जिससे उनके ये एस्थमा के एपिसोड्स या सांस की तकलीफ के एपिसोड्स कम हो सकें? जैसे ट्रिगर्स हैं, जो ट्रिगर्स कंट्रोलेबल हैं, जैसे स्मोकिंग छोड़ना तो एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट है जी। और बायोमास बर्निंग इनसाइड द हाउस वो तो बंद तुरंत होना चाहिए। और ये जो पोलन्स के हैं, जो पोल्यूशन के हैं, ये भी कंट्रोलेबल है इफ़ वी टैकल इट प्रैग्मेटिकली। जब हाई पोल्यूशन होता है, अनलेस वो नेसेसरी हो हम बाहर ना जाएं और घर के अंदर एयर प्योरीफायर्स रखें और अगर जाना ही है बाहर तो मास्क पहनें। अच्छा। ठीक है। और वो प्रिकॉशंस जो वायरल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करें, जैसे वो सारे वो हाइजीन मेजर्स रखना और किसी को अगर वायरल हो गया तो उसको मास्क पहनना चाहिए ताकि दूसरों को ना हो, और वैक्सीनेट करना फ्लू के लिए, ये सब मेजर्स हम ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम फिट रहें, फिजिकली फिट रहें, जब फिजिकल फिटनेस के लिए एक तो डाइट है और दूसरा एक्सरसाइज, ये दो अनिवार्य चीज़ें हैं। हम लोग डाइट भी मॉडिफाई कर लेते हैं, एक्सरसाइज कम लोग करते हैं जी। एक्सरसाइज शुड बी एज इम्पोर्टेंट एज ब्रशिंग योर टीथ, विच इज़ नो लेस इम्पोर्टेंट। जो लोग करना नहीं चाहते वो टीथ ब्रश करना ना छोड़ दें। सो यही कहता हूँ कि जो कार्डियोज होते हैं, जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, या योगा है, ये सब हमारे सांस के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सिग्निफिकेंट फर्क होता है, सिग्निफिकेंट चेंज आता है, सिग्निफिकेंट चेंज आता है विद वॉकिंग, रनिंग और एनीथिंग, एनी स्पोर्ट। और जो नॉर्मल पीटी होता है और योगा होता है, इसको अगर हम रेगुलरली करें तो ये जनरल फिटनेस हमारे और शरीर में इन्फ्लेमेशन लेवल कम होता है। अगर हम ओबीज होते हैं, मोटापा होता है, तो जनरल इन्फ्लेमेशन लेवल ज़्यादा होता है। तो इन सब के जो ये भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ही है, उनका असर ज़्यादा होता है शरीर में। जी। किस तरह की हाइजीन बरतनी चाहिए सांस के मरीजों को जिससे उनके एस्थमा जो है वो ट्रिगर ना हो? हाँ, एक प्रदूषण की बात है हाइजीन। हमें प्रदूषण कॉन्शियस होना पड़ेगा जी। ठीक है ना। जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर घर में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चलना है तो घर में जो एस्थमेटिक है वो वहाँ नहीं रह सकता, उनको टेम्परेरली रिलोकेट करना है क्योंकि उनको ज़्यादा असर करेगा। ये असर कई बार बड़ी सीरियस भी बन सकती है। और दूसरी बात, ये जो है इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए जो भी हाइजीन है, हाथ साफ रखना और फेस पे ज़्यादा हाथ न जाना, मास्क पहनना जब भी कोई फीवर के साथ कोई पर्सन से मिलना हो तो फिर हमें ये सब, एंड देन सैनिटाइज़र यूज़ करना हाथ में। क्या कुछ ऐसे डाइटरी फैक्टर्स भी हैं जो अस्थमा को बढ़ा सकते हैं? खाने पीने में कोई बदलाव किया जा सकता है? देखो, डाइटरी एलर्जीज कॉजिंग एस्थमा इज रेयर, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ। हम सोचते हैं कि डाइट मॉडिफाई हो जाए तो एस्थमा ठीक हो जाए, इसका साइंटिफिक आधार बहुत नहीं है। कुछ लोगों को कुछ खाने के पदार्थ से एलर्जी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी फूड से होती है, या कई बार लोगों को किसी वेजिटेबल से होती है। ये वाले जो हैं ये पता चल जाता है, अगर ये पता हो तो उसका सेवन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये एलर्जी कैसे होता है, उसके खाने पर तुरंत वीजिंग हो जाना या कोई रैश हो जाना है, कोई शरीर में इचिंग हो जाना, खुजली हो जाना, ये सब इशारे हैं कि इससे वो एलर्जी है। तो ये वाली हिस्ट्री इसको पहचानना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये वाली हिस्ट्री डॉक्टरों को भी ये इसको ये एलिसिट करना है, इसको पहचानना है, और इसको ये तो कंट्रोलेबल फैक्टर है। जैसे आपने कहा कि इन्हेलर्स तो पहला स्टेप है अगर किसी का अस्थमा का इलाज करना है, उसके आगे किस किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इस मामले में इलाज के लिए? नहीं, उसके अलावा ऑफ कोर्स स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स से लोगों को घबराहट होती है कि वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं, परंतु शॉर्ट टर्म यूज़ स्टेरॉइड्स से साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस कम होते हैं और वो जान बचाने वाली चीज़ होती है। अगर बहुत ज़्यादा जैसे फ्लेयर अप होता है, सांस फूल जाता है, हॉस्पिटलाइज करनी पड़ती है, उसका मेन स्टे इलाज है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड से जल्दी रिवर्स होता है। तो ऐसा नहीं लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे? लाइफ टाइम उन लोगों को देनी पड़ती है जिनको बहुत एडवांस डिजीज़ होता है, और उसकी नौबत आनी नहीं चाहिए आजकल। अगर पहचान इसकी जल्दी हो और उपचार इन्हेलर से जल्दी शुरू हो और ये एक्सासर्बेशन जो है इनका मैनेजमेंट सही हो, फिर वो वाली नौबत आनी नहीं चाहिए। जो शॉर्ट टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड से डरे नहीं, वो जान बचाने वाली और वो स्टैंडर्ड इलाज है। और कुछ टैबलेट्स भी हैं जिसका यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए या हफ्ता दो के लिए यूज़ होता है। आजकल बायोलॉजिक एजेंट्स आए हैं जो मंथली या 3 वीकली इंजेक्शन देते हैं अंडर द स्किन, चमड़ी के नीचे देते हैं, सबक्यूटेनियस। सो ये वाले उन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए, हर एक के लिए होता जिसमें एस्मा कंट्रोल डिफ़िकल्ट होता है डिस्पाइट स्टैंडर्ड, और जिनका ये स्टेरॉयड रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म का होने लगता है। तो ये वाले ऑप्शन आ गए हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इलाज महंगा है, पर ये है, संभावना है कि आगे चल के ये सस्ता हो जाए। क्या बायोलॉजिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बायोलॉजिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, बहुत रेयर भी हैं। बायोलॉजिकल्स का एक ही प्रॉब्लम है कि एक महंगे हैं। ओके। क्या अस्थमा या सांस के मरीज़ जो होते हैं उन्हें ठंडी जगहों से बचना चाहिए? सी सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंडा या गर्म, ओके, दोनों ही ट्रिगर कर सकते हैं। सडन चेंज ऑफ वेदर, सडन चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे हम हॉट बाथ के बाद बाहर आते हैं और एकदम ठंडक में आते हैं, तो फिर ये सब ट्रिगर हो सकता है। तो ऐसी जगहों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अस्थमा के बहुत सारे मरीज़ों को दुनिया जहान के देसी इलाज बताए जाते हैं कि ये करा लो, वो करा लो, आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट बताए जाते हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियों से भी इलाज किया जाता है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? कई चीज़ें कहीं सुनी होती हैं, और जिसके समझ कम होता है उसके ऊपर और ज़्यादा अफवाहें फैलती हैं। और जहाँ देखो, साइंस परफेक्ट नहीं है, और कई बीमारियों का जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के, अपेक्षा होती है, वो हम मीट नहीं कर पाते। जो अपेक्षा होती है उसको मीट नहीं करते हैं, तो फिर ये जो है फ्रिंज मेडिसिन जो होता है, जो नॉन मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो होता है, वो उसके ऊपर लोगों का ध्यान जाता है। और कई बार जो अनसाइंटिफिक आधार के बिना जो इलाज रखी जाती हैं उसको अपना लेते हैं। तो इससे हमें बच के रहना है। क्योंकि ये फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ़िश ट्रीटमेंट है, फ़िश ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर है, पर उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। बहुत सारे लोग हैदराबाद जाके मछली खाते हैं। हाँ, वो देखो, तुम किसी पे विश्वास करते हो, अंधा भी हो, फिर भी वो चल जाता है, ठीक है ना, पर वो साइंटिफिक बातों से खरे नहीं उतरते। वो फ़िश का कोई आधार नहीं है, उसको कोई बेसिस किसी ने बताया नहीं है, और फ़िश के मुंह के अंदर स्टेरॉइड्स के पाउडर डालते हैं और उसके बाद भी पुड़िया देते हैं, उसमें भी स्टेरॉइड होता है।
सो ये वाली चीज़ें लोगों को पता नहीं होता, वो अंधविश्वास के बेसिस पे लेते हैं और इससे नुकसान हो सकता है। तो इन बातों से आप वंचित रहें, दूर रहें। आपको जो आधारपूर्वक ट्रीटमेंट है उसी को अपनाना चाहिए। अगर हम लोग लिखा पढ़ी में विश्वास करते हैं तो यही करना चाहिए। चलते चलते डॉक्टर साहब एक सवाल और, क्या जो एस्थमा के मरीज़ होते हैं उनको नेबुलाइज़र से, स्टीम से, इन सब से मदद मिलती है? नेबुलाइज़र वही दवाइयाँ होती हैं जो इनहेलर्स में होती हैं। अच्छा। वो नेबुलाइज़र वो दूसरा रूट है देने का और उसमें ज़्यादा दवाई जाता है। ठीक है, इसीलिए नेबुलाइज़र इमरजेंसीज और जब जो इनहेलर्स नहीं काम आते तब यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका डोज ज़्यादा होता है। ओके। स्टीम लेने से फ़ायदा होता है? स्टीम लेने से फ़ायदा होता है जहाँ बलगम होता है, जी। बलगम को निकालने में फ़ायदा होता है उसका। ओके। तो डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं उनसे हमें ये समझ में आता है कि एस्थमा भले ही पूरी तरह से जाए नहीं, लेकिन अगर आप सही लाइफस्टाइल, सही समय पर इलाज करा लेते हैं तो आप उस बीमारी के एपिसोड्स को कम कर सकते हैं और एस्थमा के बावजूद कामयाब जीवन जीना सीख सकते हैं। चलते चलते कुछ अपने मरीजों को आप सलाह देना चाहेंगे, क्या गलतियां हैं कॉमन जो ना करें? हाँ, एक चीज़ है, बिना किसी डायग्नोसिस के इनहेलर वगैरह ना लें। जब एस्थमा का शक होता है उसके स्टैंडर्ड तरीके से उसका डायग्नोसिस करें ताकि रास्ता साफ मिल जाए। और जब एस्थमा डायग्नोस हो जाता है वो स्टैंडर्ड तरीका अपनाएं उसके इलाज का। जहाँ हो सके लंग स्पेशलिस्ट से इलाज करें। क्या कुछ कंडीशंस, कुछ दवाएं, कुछ बीमारियां एस्थमा किट को ट्रिगर कर सकती हैं? हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो एस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं। हाँ, तो वो इसीलिए डॉक्टर के सलाह से ही करना चाहिए। जो हार्ट के मरीजों को दी जाती है। हाँ, हार्ट के मरीजों को, कई बार ब्लड प्रेशर के मरीजों को दिया जाता है, उससे एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। कई बार कुछ आई ड्रॉप्स में भी होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, उससे भी ट्रिगर हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आम जीवन में हमें पता नहीं होती, हम बिना सोचे समझे दवाएं खाते हैं। और वही बार बार डॉक्टर मनी कह रहे हैं कि इलाज कराएं, सही डॉक्टर से कराएं। केमिस्ट से जाकर या दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन को पढ़कर दवा नहीं लेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।